हमने जनरल वेक्टर्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है और अब हम फिजिकल वेक्टर्स की तरफ चलते हैं, यानी वो क्वांटिटीज जो वेक्टर्स हैं और अ, हमारी लाइफ में यूज होती हैं। उनमें से जो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी है वो है पोजीशन वेक्टर। ये एक ऐसा वेक्टर है जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। तो ये है पोजीशन वेक्टर। तो हम मैंने जब वेक्टर्स को मैं जब वेक्टर्स को रिवाइज कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप वेक्टर की बात करते हैं, चूंकि ये किसी खास स्पेसिफिक डायरेक्शन में होते हैं, तो इसलिए हमें किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से इनको डिफाइन करना पड़ता है। और जब हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स ये भी एक वेक्टर है, तो इसको भी हम किसी न किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से डिफाइन करेंगे। और जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है विद रिस्पेक्ट टू सम कोऑर्डिनेट सिस्टम। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं एक्स वाई और जी, करें कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई पार्टिकल जो है वो इस तरह मूव कर रहा है। ये पार्टिकल का पाथ है। ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल को लेता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर, तो चूंकि मैंने थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, यानी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये अपर डायरेक्शन में जेड एक्सिस है, तो मैं इस पार्टिकल की पोजीशन को यूं डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि पहले मैं इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करूंगा एक्स वाई प्लेन के अंदर, जो ये बनेगी। और अब मैं यहाँ से ओरिजिन से ये लाइन लगा सकता हूँ इस पॉइंट तक जो एक्स वाई प्लेन के अंदर है। और एक्स वाई प्लेन के अंदर होने का मतलब ये है कि हम ये कहेंगे कि ये जो पार्टिकल है जो किसी इंस्टेंट के ऊपर इस जगह पे मौजूद है, इस जगह पे इसकी जो इसका जो फासला है ओरिजिन से, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस की जानिब, वो ये वाला फासला है, ये वाला फासला, ये इसका फासला है एक्स एक्सिस की जानिब। और जो फासला इसका वाई एक्सिस की जानिब है वो ये वाला है, ये वाला फासला, ये वाला फासला है इसका वाई एक्सिस की जानिब। और जो ये वाला फासला है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये उसकी ऊंचाई है, यानी ये इतनी हाइट पे मौजूद है। तो अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो हमें काफी आइडिया हो रहा है कि ये थ्री डायमेंशनल डायग्राम है। और मैंने इनमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी जो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसमें मैंने यूनिट वेक्टर्स को भी डिफाइन किया था और हमने कहा था कि वो यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस की जानिब होता है उसको आप आई यूनिट वेक्टर कहते हैं, और जो वाई एक्सिस की जानिब होता है उसको हमने जे यूनिट वेक्टर डिफाइन किया था, और फाइनली जो जेड एक्सिस की जानिब होता है उसको हमने के यूनिट वेक्टर डिफाइन किया था। तो अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक वो वेक्टर ड्रॉ नहीं किया जो इस पार्टिकल की पोजीशन को बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो चलिए अगर हम वो वेक्टर भी ड्रॉ करें तो वो वेक्टर यूं बनेगा हमारे पास, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक जहां पे पार्टिकल मौजूद है। सही है। तो अब ये जो पोजीशन वेक्टर है ये वाला, इसको मैं नाम देता हूँ आर वेक्टर, और ये उसके ऊपर लाइन लगाने का मतलब है कि ये आर वेक्टर है जो इस पार्टिकल की पोजीशन को बयान करता है। और चूंकि अब हमने इसके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर लिए हैं, ये वाला फासला जो था ये एक्स था, ये वाला फासला वाई था और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जी था। तो अब हम इस पोजीशन वेक्टर आर के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। ये एक्स फासला है एक्स एक्सिस की जानिब, वाई फासला है ये जे एक्स वाई एक्सिस की जानिब, और जेड डिस्टेंस है ये जेड एक्सिस की जानिब। और चूंकि ये वेक्टर है तो इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो आर इक्वल्स एक्स टाइम्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई टाइम जे यूनिट वेक्टर प्लस
जेड टाइम के यूनिट वेक्टर। ये एक कन्वेंशन है कि जब आप फासले लिखते हैं एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में, तो आप सिंपली उनको एक्स वाई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है जो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताता है विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इन जनरल। अब अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर जो मैंने दिखाई है, तो इसका मतलब है कि पार्टिकल की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो यहाँ पे मैं एक और डायग्राम अगर ड्रा करूं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, और ये था जेड एक्सिस, वाई एक्स जेड। और मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूं जिसमें आप फर्ज करें कि ये लाइन है, ये वो पाथ है जिसके ऊपर पार्टिकल जो है वो ट्रेवल कर रहा है, और किसी टाइम के ऊपर पार्टिकल पहले यहाँ पे मौजूद है, और इस पॉइंट पे जो उसका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को हमने ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया था, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर है, इसको हम कहते हैं R1। और कुछ टाइम गुजरने के बाद जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, और यहाँ पे जो उसका पोजीशन वेक्टर बन रहा है वो बन रहा है R2। आप इन दोनों पोजीशन वेक्टर से देख सकते हैं कि जो R1 के कोऑर्डिनेट हैं, यानी कि इस इक्वेशन को अगर R1 पे लागू करें तो एक्स वाई और जेड की जो वैल्यूज हैं वो मुख्तलिफ होगी अगर हम इसी इक्वेशन को R2 के ऊपर लागू करते हैं। क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो इसका मतलब है कि उसके जो एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स के फासले हैं हमारे इस ओरिजिन से, वो वक्त के साथ चेंज हो रहे हैं। तो अब चूंकि पार्टिकल हमने कहा है कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि R1 से R2 तक जाते हुए उसकी पोजीशन चेंज हुई है। वो जो चेंज इन पोजीशन है उसको भी हम अगेन एक पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो पोजीशन वेक्टर जो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो यूं बनेगा, ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है ये डेल्टा आर है। अब अगर आप इसके ऊपर गौर करें, इस डायग्राम के ऊपर, तो हमारे पास ये पहला पोजीशन वेक्टर है R1 जो ओरिजिन से इस पॉइंट तक जाता है। उसके बाद जो डेल्टा आर है वो पहले पोजीशन वेक्टर की टिप से इस पॉइंट तक जाता है, और तीसरा जो पोजीशन वेक्टर है जिसको हमने R2 का नाम दिया है वो ओरिजिन से इस दूसरे पोजीशन वेक्टर की टिप तक जाता है। तो it's just what we had studied when we were adding vectors, head to tail rule। क्या हो रहा है, ये हमारा पहला वेक्टर है, इसकी टिप के ऊपर हमने दूसरा वेक्टर ऐड किया, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया, R2। तो अगर यहाँ पे हम हेड टू टेल रूल, वही जो हम पढ़ चुके हैं, वो यूज करें, तो हेड टू टेल रूल हमें क्या बताता है, वो ये बताता है कि यहाँ पे जो R1 है प्लस डेल्टा आर इक्वल्स R2। और यहां से अगर मैं दोनों साइड्स पे इस इक्वेशन के R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो डेल्टा आर है वो क्या आएगा, R2 माइनस R1। और ये जो डेल्टा आर है यही तो उस पार्टिकल की पोजीशन में चेंज थी, यानी जब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया है। ठीक है, तो ये जो डेल्टा आर है ये पोजीशन वेक्टर जब जब पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसकी पोजीशन में तब्दीली को रिप्रेजेंट करता है। और मैं इस इक्वेशन को भी हाईलाइट कर लेता हूँ, ये हमारे पास पार्टिकल की पोजीशन में तब्दीली को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेक्टर डेल्टा आर। पोजीशन वेक्टर के लिए इतना काफी है। अब हम एक और नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं, और आप सब भी जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है एवरेज
velocity equals total displacement divided by total टाइम। और अगर इसको मैथमेटिकल लिखें तो इसे हम लिखते हैं v एवरेज इक्वल्स डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसकी हम सेंस कैसे बना सकते हैं? ये जो ऊपर डायग्राम मैंने ड्रॉ की है, ये वाली डायग्राम, इसमें जो डेल्टा आर है ये टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चूंकि डेल्टा आर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, जो दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन होती है, और ये बिल्कुल उसको सेटिस्फाई करता है। तो डेल्टा आर हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन पॉइंट्स P1 एंड P2। लेट मी गिव देम नेम, P1 P2। और जो टाइम, ये जो डेल्टा टी है इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर में, ये वाला डेल्टा टी जो है ये उस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्ज करो किसी टाइम के ऊपर, जब हमने टाइम को नोट करना स्टार्ट किया तो पार्टिकल P1 के ऊपर था। कुछ टाइम गुजरने के बाद वो पार्टिकल इस पॉइंट P2 के ऊपर पहुंच गया है। तो जो उसने जो इस टाइम के अंदर, यानी जो टाइम डिफरेंस था T2 माइनस T1, इसमें जो फासला कवर किया है वो किसके बराबर था? डेल्टा आर। और ये जो फासला है डेल्टा आर, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स। और यहाँ से हमारे पास क्या आती है? एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन आती है। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी के यूनिट्स और डायमेंशंस को डिफाइन करता चलूँ। जो यूनिट्स बनते हैं वो, आर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी फासला है, उसके यूनिट्स होते हैं मीटर, और टाइम के यूनिट्स हैं सेकंड। तो जो वेलोसिटी के यूनिट्स बनते हैं वो हैं मीटर्स पर सेकंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी के यूनिट है, और ये मीटर पर सेकंड से आप फौरन ही उसकी डायमेंशंस भी लिख सकते हैं। एल टी की माइनस टी पावर माइनस वन, और ये हैं हमारे पास डायमेंशंस। यहाँ पे कुछ बातें हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में नोट करने वाली, और उनमें जो सबसे पहली है वो ये कि अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें तो हमने डिफाइन किया है डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। और डेल्टा आर को हमने कैसे डिफाइन किया था? डेल्टा आर को हमने डिफाइन किया था कि पॉइंट P1 और P2 के दरमियान जो फासला है, ठीक है, यानी हम सिर्फ पॉइंट P1 और P2 के ऊपर देख रहे हैं। ये एंड पॉइंट्स हैं इस पूरी जर्नी के, जो इस पार्टिकल ने P1 और P2 के दरमियान कवर की है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो डेल्टा आर है ये एंड पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, और इसका मतलब है कि डेल्टा आर को बेस बना के हमने ये जो एवरेज वेलोसिटी डिफाइन की है ये भी एंड पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट P1 और P2 के दरमियान पार्टिकल क्या कर रहा था हमें इस बात का कुछ पता नहीं है। पॉइंट P1 और P2 के दरमियान पार्टिकल जो है, हो सकता है वो रुक गया हो कहीं पे, हो सकता है वो स्पीड अप हुआ हो सकता है वो स्पीड डाउन हुआ हो, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं। हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं से मतलब ये कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो इन चीज़ों के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर ये इनिशियल और फाइनल लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है तो ये हमें हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर ले जाती है कि अगर ऐसा हो कि जो पार्टिकल है वो पॉइंट P1 से चले और P2 पे चला जाए और फिर दूर किसी रास्ते से होता हुआ वापस P1 पे आ जाए, तो इसका मतलब है वो जिस पॉइंट से चला था वो वापस उसी पॉइंट पे आ गया है। तो उसने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो कितना है? जीरो है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो आएगी। तो अगर पार्टिकल जिस पॉइंट से चलता है वापस उसी पॉइंट पे आ जाए तो इसका मतलब है उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो होगी। उसके बाद हमने कहा कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमें सिर्फ फाइनल जो पॉइंट्स हैं P1 और P2 उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। उसके दरमियान में पार्टिकल क्या करता रहा है या ऑब्जेक्ट क्या करता रहा है उस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। तो कौन सी ऐसी चीज है जो हमें
इंस्टंटेनियस इंफॉर्मेशन देती है, यानी जो हमें ये भी बताए कि जब पार्टिकल P1 से P2 के P2 तक गया तो वो दरमियान में क्या कर रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन हमें इंस्टंटेनियस वेलोसिटी देती है। और इंस्टंटेनियस वेलोसिटी को हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, आप अगर थोड़ा सा गौर करें ये एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन पे, तो आप इंस्टंटेनियस वेलोसिटी इधर से ही अखज़ कर सकते हैं। और वो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पे यही जो डायग्राम मैंने बनाई है, ये वाली डायग्राम, इसी के ऊपर गौर करें। जब हमने एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया तो हमने कहा कि पार्टिकल P1 से चलता है, हमें इस पोजीशन का पता है। और फिर वो जब P2 पे पहुंच जाता है तो फिर हमें उसकी उस P2 वाली पोजीशन का पता है। दरमियान में वो क्या करता रहा है ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम ये जानना चाहते हैं कि पार्टिकल इधर दरमियान में इस पॉइंट पे क्या कर रहा था, तो हमें क्या करना होगा। हमें अपना पोजीशन वेक्टर जो है वो इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करना होगा। सही है। इनफैक्ट मैं इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करता हूँ। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। So this is our y-axis, this is z-axis, and this is x-axis. And let's say this is the path that particle travels. और इनिशियली लेट्स से कि वो इस पॉइंट के ऊपर था। ये पॉइंट P1 है जो हमने ऊपर ड्रॉ किया है, और ये पॉइंट जो है वो P2 है जिधर वो फाइनली पहुंचा है। तो जो P1 का पोजीशन वेक्टर बनेगा वो ये वाला बनेगा ओरिजिन से P1 तक। और जो P2 का पोजीशन वेक्टर है वो ये वाला है जो ओरिजिन से P2 तक है। ठीक है। और इनके दरमियान में जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आई है वो ये वाली है, और ये रहा डेल्टा आर। सही है। अब सवाल ये है कि अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि इस इन दो पॉइंट्स के दरमियान में पार्टिकल क्या कर रहा था, तो मुझे क्या करना होगा। मुझे, अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि पार्टिकल इस पॉइंट पे क्या कर रहा है या इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, तो मुझे क्या करना होगा। इस पॉइंट के ऊपर उसकी लोकेशन लेनी होगी, और उधर से मैं क्या करूंगा, एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा। ये अब मेरा पोजीशन वेक्टर बन गया। कोई और पोजीशन वेक्टर, लेट्स नॉट गिव देम नेम येट। और जो डेल्टा आर बनेगा वो ये वाला बनेगा। सही है। यानी अब वो P1 से चला और P3 पे पहुंच गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि अब मुझे P1 और P3 के दरमियान कोई ऐसी जगह चाहिए मुझे जहां पे इंफॉर्मेशन चाहिए पार्टिकल की, तो फिर मैं क्या करूंगा। मैं एक और पॉइंट लूंगा इस पॉइंट के ऊपर लेट्स से, और इस पॉइंट के ऊपर अब मैं पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करता हूं। सही है। और इस केस में अब जो मेरा P1 और इस P4 के दरमियान जो पोजीशन वेक्टर बनेगा डेल्टा आर बनेगा, वो ये वाला है, ये वाला। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे, अगर हम इस प्लॉट को पीछे की तरफ और बढ़ाते जाएं, यानी P2 से P3 और P3 से P4 और P4 से और पीछे चले जाएं P5 के ऊपर, लेट्स से लेट मी एक्चुअली ड्रा वन मोर। अगर हम P5 के ऊपर चले जाएं, इधर कोई पॉइंट ले लेते हैं और इसको मैं कहता हूं P5। और अब मैं देखूं तो जो मेरा पोजीशन वेक्टर, जो चेंज इन पोजीशन आ रही है डेल्टा आर, वो ये वाली है। तो अगर आप गौर करें तो जैसे जैसे आप P2 P3 P4 P5 की तरफ जाते हैं, यानी P2 से वापस P1 की तरफ जाते हैं, तो जो चेंज है डेल्टा आर, जो चेंज इन पोजीशन है पार्टिकल की, वो समाल होती जा रही है। लेकिन अगर हम गौर करें तो ये जो चेंज इन पोजीशन समाल होती जा रही है, वो क्यों समाल होती जा रही है। जब पार्टिकल P1 से P2 तक गया था, जिनके दरमियान फासला बहुत ज्यादा है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया था, तो उसको ज्यादा टाइम लगा। लेकिन जब हमने P3 कंसीडर किया, तो इसका मतलब है अब पार्टिकल P1 से P3 तक गया तो उसको थोड़ा कम टाइम लगा होगा।
और अगर हम P4 ले लें तो उसको और कम टाइम लगेगा। अगर हम P1 से P5 तक देखें कि पार्टिकल जाता है तो उसको और कम टाइम लगेगा। तो इनफैक्ट जब हम ये कर रहे हैं, यानी इन P1 और P2 के दरमियान मुख्तलिफ पॉइंट्स लेके उनके ऊपर पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं, जो टाइम इंटरवल है पार्टिकल के मूव करने का P2 से किसी भी दूसरे पॉइंट के ऊपर, वो हम कम करते जा रहे हैं। ठीक है। और जैसे जैसे हम उसके इस टाइम इंटरवल को कम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास P1 और P2 के दरमियान ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आती जा रही है कि पार्टिकल P1 और P2 के दरमियान क्या कर रहा था। तो इन शॉर्ट हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम टाइम इंटरवल को शॉर्ट से शॉर्ट करते जा रहे हैं। टाइम इंटरवल किस चीज का है, हमारी मेजरमेंट का। यानी आपने इस टाइम के ऊपर P1 के ऊपर मेजरमेंट ली और अभी 1 सेकंड भी नहीं गुजरा था और आपने दूसरी मेजरमेंट ले ली। तो जब थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो पार्टिकल P1 से थोड़ा सा आगे मूव करेगा। ठीक है। तो अब P1 के करीब ही कोई दूसरा पॉइंट आएगा जिसके ऊपर पार्टिकल की हम पोजीशन लेंगे और हमारे पास पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि वो उस पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है। इन शॉर्ट में कहना ये चाह रहा हूँ कि जो जब हम टाइम इंटरवल को बहुत ही शॉर्ट कर देते हैं तो जो डेल्टा आर है वो कम होता जाता है और हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर इंफॉर्मेशन आने लग जाती है। और इस डेल्टा आर को जब आप इस टाइम के ऊपर जो शॉर्ट अब आपने कर दिया है पार्टिकल की पोजीशन डेल्टा आर और डेल्टा टी को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो स्पीड आती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड आती है। और जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये हर इंस्टेंट के ऊपर, हर लम्हे के ऊपर हमें पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में बताती है। तो यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिंपली वी लिखते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो। ये वही चीज है जो अभी मैंने यहाँ पे इंट्यूटिवली या थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर आप P1 और P2 के दरमियान ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि पार्टिकल क्या कर रहा है, तो आपको टाइम इंटरवल को, अपनी मेजरमेंट के टाइम इंटरवल को शॉर्ट करना पड़ेगा। और ये जो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो है, ये इसी चीज को मैथमेटिकली बता रही है। पर हम टाइम इंटरवल शॉर्ट किस चीज का कर रहे हैं, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी का। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। और अब ये वाली जो चीज है, ये आपने एफएससी की मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी वी डिवाइड बाई डी टी। तो ये जो डी वी डिवाइड बाई डी टी है, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, डी आर डिवाइड बाई डी टी जो है, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला है, ये वाला। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, ये उस चीज को कवर अप करती है जो कमी एवरेज वेलोसिटी में रह गई थी। यानी एवरेज वेलोसिटी हमें एंड पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती थी P1 और P2 के ऊपर, लेकिन अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या कर रही है, ये हर इंस्टेंट के ऊपर बाकी इस चीज की इंफॉर्मेशन देती है कि पार्टिकल कर क्या रहा है। और इसको जैसे हमने एक्सप्लेन किया, वो हम कैसे लेते हैं कि हम टाइम इंटरवल को शॉर्ट करते जाते हैं, अपनी मेजरमेंट के टाइम इंटरवल को शॉर्ट करेंगे तो पार्टिकल जो है थोड़ा सा फासला डेल्टा आर चला होगा। ठीक है। तो आप वो डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसकी कवर कर सकते हैं। तो उसकी मोशन के बारे में आप हर इंस्टेंट के ऊपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब ये जो आर है यहाँ पे, ये डी आर जो है, अगर आप इस पे गौर करें तो ये हमने इधर ऊपर डिफाइन किया था इसको इस इक्वेशन में। सही है। तो अगर आर की ये वैल्यू, आर चूंकि पोजीशन वेक्टर है, इसकी ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास जो v है वो किसके इक्वल आएगा, डी बाई डी टी। मैं आर की वैल्यू पुट करने वाला हूँ और आर की वैल्यू थी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर। और अब आपने टाइम डेरिवेटिव लेना है इसका, तो ये बन जाएगा डी एक्स डिवाइड बाई डी टी आई यूनिट वेक्टर प्लस डी वाई डिवाइड बाई डी टी जे यूनिट वेक्टर प्लस डी जेड डिवाइड बाई डी टी के यूनिट वेक्टर। सही है। अब अगर यहाँ पे देखें तो जो टाइम डेरिवेटिव था वो दो चीजों का था, एक्स का और आई का, हर टर्म के अंदर एक्स आई वाई जे और जेड के का। लेकिन अगर आप गौर करें तो मैंने सिर्फ एक्स को
एक्स का टाइम डेरिवेटिव लिया है, यूनिट वेक्टर्स का टाइम डेरिवेटिव नहीं लिया। यूनिट वेक्टर्स का टाइम डेरिवेटिव मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जैसा हमने यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन किया है हमारे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें जो आई यूनिट वेक्टर है वो एक्स एक्सिस की तरफ होता है, जो जे यूनिट वेक्टर है वो वाई एक्सिस की तरफ होता है, और जो के यूनिट वेक्टर है वो जेड एक्सिस की तरफ होता है। और हमने जब इनको डिफाइन किया था तो ये कहा था कि ये फिक्स्ड है, ये टाइम के साथ ना तो अपनी मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं और ना ही अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर्स की वन होती है बाय डेफिनेशन, जो हमने उनको डिफाइन किया था, और उनकी डायरेक्शन फिक्स्ड है एक्स वाई और जेड एक्सिस की तरफ। और इस लिहाज से ये कांस्टेंट बन जाते हैं जस्ट लाइक नंबर्स। और यही वजह है कि यहाँ पे जब मैंने डेरिवेटिव लिया है तो इनका डेरिवेटिव नहीं लिया। ये खूबी या ये प्रॉपर्टी सिर्फ आई जे और के यूनिट वेक्टर्स में है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि सिलिंड्रिकल या सफेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम और तरह के यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करते हैं, एंड दे विल इन जनरल बी टाइम डिपेंडेंट। तो फिर जब आपके पास इस तरह की इक्वेशन आएगी तो आपको एक्स के साथ साथ उसका जो यूनिट वेक्टर आएगा उसका भी टाइम डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। लेकिन आई जे और के, जो वजह मैंने बताई, इस वजह की वजह से ये हमेशा ही कांस्टेंट होते हैं, यानी ये दे बिहेव लाइक नंबर्स। और नंबर्स का आपको पता है कि कांस्टेंट अगर आ जाए एक्स के साथ कोई, तो आप उसे वैसे ही रहने देते हैं और एक्स का डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, तो इट्स जस्ट वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के, क्योंकि ये भी वेलोसिटी ही है। यानी अब मैं जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको यूं लिख सकता हूं, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। और अब अगर आप यूनिट वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, यानी लेफ्ट साइड पे हमारे पास इस आई यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है वी एक्स, और राइट साइड में आई यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है डी एक्स बाई डी टी। और अब चूंकि आई यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के बराबर हैं तो इसका मतलब है डी एक्स बाई डी टी को भी वी एक्स के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हमारे पास वी एक्स आता है डी एक्स बाई डी टी, वी वाई आता है डी वाई बाई डी टी, और डी वी जेड आएगा डी जेड बाई डी टी। यहाँ पे आप गौर करें कि अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर साथ नहीं आ रहे, वी एक्स वी वाई और वी जेड के। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ये हमारे पास वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, और हमें पता है कि एक्स कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ होता है, जो वाई कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस की तरफ होता है, और जो जेड कंपोनेंट है वो जेड एक्सिस की तरफ होता है। यहाँ पे एक्स वाई और जेड जो हैं ये पोजीशन वेक्टर के एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वाली जो वी एक्स वी वाई और वी जेड हैं, इन्हीं को आप स्पीड भी कहते हैं। स्पीड हमारे पास सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो स्पीड जो है, यहां से आप स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ लेट मी चेंज कलर, मैग्नीट्यूड ऑफ, लेट्स मेक इट वाइट, इज वाइट, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये वाली जो चीजें आ रही हैं, ये आप कह सकते हैं कि स्पीड है, ठीक है। जब सिर्फ स्पीड का जिक्र आता है तो इसका मतलब है ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और चूंकि मैग्नीट्यूड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो इसका मतलब है स्पीड के भी वही यूनिट होंगे जो वेलोसिटी के होते हैं, यानी मीटर्स पर सेकंड। और इसकी वही डायमेंशंस होंगी जो वेलोसिटी की होती हैं, यानी एल टी पावर माइनस वन। आप इसी तरह एवरेज स्पीड भी डिफाइन कर सकते हैं, और एवरेज स्पीड को आप डिफाइन करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन।
तो एवरेज स्पीड जो है उसकी डेफिनेशन है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। और ये स्पीड को डिफाइन करने के पीछे एक खास वजह थी मेरी, और वो रीजन ये है कि स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में एक बहुत गहरा फर्क है। मिसाल के तौर पे मैंने ऊपर एवरेज वेलोसिटी की बात की थी, और मैंने ये कहा था जब इस डायग्राम में मैं बता रहा था कि अगर पार्टिकल इस पॉइंट P1 से चलता है और घूम के कोई लंबा चक्कर लगा के वापस P1 पे आ जाए, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी। लेकिन जो एवरेज स्पीड है वो ऐसे केस में जीरो नहीं होती, एवरेज स्पीड जो है वो नॉन जीरो रहती है। क्यों एवरेज स्पीड को नॉन जीरो रहना चाहिए? क्योंकि एवरेज स्पीड के साथ हमारे पास कोई डायरेक्शन एसोसिएट नहीं होती, यानी एवरेज स्पीड जो है वो सिर्फ एक नंबर है। सही है। तो इसका मतलब है कि अब पार्टिकल बेशक किसी पॉइंट से चले, इस पॉइंट से, और चक्कर लगा के वापस इसी पॉइंट पी पे पहुंच जाए, तो फिर भी इस पार्टिकल की कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड थी, यानी कुछ स्पीड थी जिससे ये ट्रेवल कर रहा था इस पूरे दौरानिए में, जो वो इस पॉइंट से चला है और वापस इस पॉइंट पे आ गया है। और चूंकि डायरेक्शन नहीं थी, तो वो जो कैंसलेशन आती है, जो जीरो आता है एवरेज स्पीड के, एवरेज वेलोसिटी के केस में, वो सिर्फ डायरेक्शन की वजह से आता है। तो चूंकि एवरेज स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, तो एवरेज स्पीड नॉन जीरो होगी एक क्लोज पाथ में, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अब एक हमारे पास और क्वांटिटी रह गई है, और वो है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को डिफाइन करना आसान है, क्योंकि हमने बड़ी डिटेल में ये देख लिया है कि हम वेलोसिटी को या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे एक्सेलरेशन के ऊपर एक्सपेंड कर सकते हैं, और हम एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज वेलोसिटी होता है। अब एवरेज एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन का सिंबल स्मॉल ए है जो यूजली हम यूज करते हैं, और ये ए वी जो है ये एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये किसके बराबर है? डेल्टा वी एवरेज डिवाइड बाय डेल्टा टी। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल था, वो इनिशियली किसी वेलोसिटी वी आई से ट्रेवल कर रहा था, और कुछ टाइम गुजरने के बाद वो किसी फाइनल वेलोसिटी वी एफ को पहुंच गया है, तो जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आई है वो किसके बराबर होगी? एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर होगी। और मैथमेटिकली ये एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। हम इधर से चलते चलते इस एवरेज एक्सेलरेशन के यूनिट्स और डायमेंशंस भी देखते जाते हैं। तो वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकंड, टाइम के यूनिट होते हैं सेकंड। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सेलरेशन के यूनिट्स आते हैं वो मीटर्स पर सेकंड्स आते हैं। तो ये हमारे पास आ गए यूनिट्स एक्सेलरेशन के। और इधर से हम इसकी डायमेंशंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आप फौरन देख सकते हैं कि ये किसके बराबर होती हैं? एल टी पावर माइनस टू। वेलोसिटी के एल टी की डायमेंशन एल टी पावर -1 थी, तो चूंकि हमारे पास एक और टाइम का फैक्टर आ गया है डिनोमिनेटर में एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में, तो ये एल टी पावर -2 बन गया। और बिल्कुल जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन की थी, वैसे ही हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया था कि जब टाइम इंटरवल जीरो को पहुंच जाता है, यानी शॉर्ट हो जाता है, बिल्कुल उसी तनाजुर में हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी डिफाइन करते हैं। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को सिंपली ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें
अगेन हम टाइम के ऊपर लिमिट लगाएंगे कि जो टाइम इंटरवल है हमारी मेजरमेंट का वो बहुत शार्ट हो गया है, यानी हम छोटे छोटे लम्हों के बाद मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास फार्मूला एवरेज वेलोसिटी का। तो जैसा कि पहले हमने कहा कि ये वाली जो चीज है ये कैलकुलस के अंदर एक टोटल डेरिवेटिव को डिफाइन करती है, और उसको आप लिखते हैं डी वी डिवाइड बाई डी टी। तो ये इक्वेशन जो है ये हमें डेफिनेशन दे रही है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। और वेलोसिटी जो है उसको आप कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को भी कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं। यानी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर, और ये बराबर होगा डी वी एक्स डिवाइड बाई डी टी आई यूनिट वेक्टर प्लस डी वी वाई डिवाइड बाई डी टी जे यूनिट वेक्टर प्लस डी वी जेड डिवाइड बाई डी टी के यूनिट वेक्टर। अगेन उसी वजह से जो मैंने ऊपर बताई है कि आई जे और के जो है ये कांस्टेंट्स हैं इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन, तो इनका डेरिवेटिव नहीं आएगा, ये बी एक्स के साथ कांस्टेंट के तौर पे आएंगे। और वेलोसिटी के हमने डेरिवेटिव ले लिए। अगेन अब आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करें आई जे और के, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा ए एक्स इक्वल डी वी एक्स डिवाइड बाई डी टी, ए वाई इक्वल्स डी वी वाई डिवाइड बाई डी टी, और ए जेड इक्वल्स डी वी जेड डिवाइड बाई डी टी। तो ये किसी भी पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स के फार्मूलाज हैं, जो ऑफ कोर्स वेलोसिटी के एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स के टाइम डेरिवेटिव के बराबर है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है जो नोट करने वाली है, और वो ये है कि जो ए एक्स है यानी एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी के वाई या जेड कंपोनेंट में तब्दीली आ रही होगी तो उस तब्दीली का असर एक्सेलरेशन के वाई या जेड कंपोनेंट के ऊपर होगा, जैसे ये इक्वेशन बता रही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट चेंज हो रहा हो और उसकी वजह से एक्सेलरेशन के एक्स कंपोनेंट में चेंज आ रही हो, ऐसा नहीं होगा। स्ट्रिक्टली जैसे ये इक्वेशंस बताती हैं, जेड कंपोनेंट्स वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट एक्सेलरेशन के जेड कंपोनेंट से रिलेटेड है, ये एक्सेलरेशन के एक्स या वाई कंपोनेंट से रिलेटेड नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बात, हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन को डिफाइन किया है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे जो अहम चीज है नोट करने वाली वो ये है कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। और अब अगर एक वेक्टर क्वांटिटी में तब्दीली आए तो उस तब्दीली का मतलब है कि वो तब्दीली या तो उसकी मैग्नीट्यूड में होगी या उसकी डायरेक्शन में होगी या दोनों में होगी। इन शॉर्ट कि जब उसकी किसी एक भी प्रॉपर्टी में तब्दीली आए टाइम के साथ, यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। और एक और बात भी यहाँ पे नोट करने की है, मिसाल के तौर पे इसकी जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, पार्टिकल की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहती है वेलोसिटी की, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही होती है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, जो आगे चल के आप पढ़ेंगे। ये एक मिसाल थी जिसमें पार्टिकल की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। एक और बात जो यहाँ पे नोट करने की है वो ये है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि एक ही हो। इस डेफिनेशन से यूं लग रहा है कि चूंकि ए जो है वो डी वी बाई डी टी के इक्वल है, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की होगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर रोड के ऊपर कोई गाड़ी चल रही है और गाड़ी जो है वो स्पीड अप हो रही है, यानी उसकी स्पीड जो है वो वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। सही है, बल्कि इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ। वेलोसिटी
एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल। किस केस में पैरेलल होंगे? जब हमारे पास गाड़ी जो है स्पीडिंग अप, स्पीडिंग अप ऑफ अ कार, ये इस केस में पैरेलल होते हैं। ये एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, मतलब कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है, ये वाला जो केस था, इस केस में आप यू कह ले कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। ये है पैरेलल का केस। एंटी पैरेलल का केस क्या है कि एक्सेलरेशन जो है, अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये है एंटी पैरेलल का केस। और ये इसकी एग्जांपल भी हमारे पास है जब गाड़ी जो है वो स्लो डाउन हो रही होती है, यानी जब आप उसकी ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास वो है स्लोइंग डाउन ऑफ अ कार। तीसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि वो परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर। इस केस में जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, फर्ज करें वो इस डायरेक्शन में है, ये v की डायरेक्शन है, और जो एक्सेलरेशन है वो इसके परपेंडिकुलर है, यानी 90 का एंगल बनाता है। और ये वाला केस किधर होता है, इसकी एग्जांपल भी हमारे पास है जो अभी मैंने आपको बताई है, और ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और फिर हमारे पास फाइनली जनरली हम ये कह सकते हैं कि इन जनरल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है इनके दरमियान कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में हो। तो ये इक्वेशन जो है, इधर से हम गलती कर सकते हैं इस चीज को अखज करने में कि ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अब मैं एक फाइनल चीज के ऊपर बात खत्म करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अक्सर सवाल करते हैं आप स्टूडेंट्स के, हम एक्सेलरेशन का टाइम डेरिवेटिव क्यों नहीं लेते? ठीक है, तो सवाल ये है, व्हाई डोंट वी टेक डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन? तो इसका जवाब ये है कि एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव भी आप ले सकते हैं, और इनफैक्ट ऐसी क्वांटिटी भी मौजूद है जिसको हम डिफाइन करते हैं फिजिक्स के अंदर, और उस क्वांटिटी को कहते हैं जर्क। ठीक है, और जर्क जो है ये किसके, जर्क को अगर आप उर्दू में कहें तो जिसे झटका कहते हैं, अचानक से झटका लगना किसी चीज का, तो वो जर्क कहते हैं। और जर्क की डेफिनेशन क्या है? ये है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरे अल्फाज में ये वेलोसिटी का सेकंड डेरिवेटिव है, लेकिन इसको क्यों किताबों में पढ़ाया नहीं जाता? दैट्स द मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है। तो मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये बताया था कि किसी भी पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए हमें सिर्फ पोजीशन वेलोसिटी की जरूरत होती है। हम सारी क्वांटिटीज पोजीशन और वेलोसिटी से अखज कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री मालूम करने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी पॉइंट के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी मालूम है, तो हम उसका पूरे पास्ट में, यानी वो किस किस रास्ते से होके आया है, वो सारा ट्रेस आउट कर सकते हैं, और वो फ्यूचर में कहाँ कहाँ जाएगा ये भी ट्रेस आउट कर सकते हैं, सिर्फ पोजीशन और वेलोसिटी अगर हमें एक पॉइंट के ऊपर मालूम है। सही है, और यही काम हम आगे चल के करने वाले हैं न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन में। तो ऐसी सूरत में, और ऑफ कोर्स हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी में कितनी तब्दीली आ रही है। अब अगर आप एक्सेलरेशन का टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, तो मतलब ये जो जर्क क्वांटिटी है ये हमें ये बताएगी कि पार्टिकल के एक्सेलरेशन के अंदर कितनी तब्दीली आ रही है। लेकिन
जितनी इंफॉर्मेशन हमें पार्टिकल के बारे में चाहिए होती है, उसकी हिस्ट्री के बारे में, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ वेलोसिटी में चेंज कैलकुलेट करके पता चल जाती है, यानी उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके पता चल जाती है। तो जर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम इनफैक्ट जर्क से आगे भी हायर डेरिवेटिव भी डिफाइन कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज दिस कि इसका हमारे लिए कोई फिजिकल यूज नहीं है रियल लाइफ में। मतलब इसको हम डिफाइन करके क्या करेंगे, हमारे पास कोई ऐसी फिजिकल लॉ नहीं है, कोई ऐसा फिजिकल लॉ, ऑफ कोर्स हमारी यही मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। तो कोई ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है जिसमें हम जर्क को इस्तेमाल करें, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, जो हमने नेचर के बारे में जानना है, वो हम पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से अखज कर लेते हैं। तो जर्क आप डिफाइन कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आप हायर डेरिवेटिव भी डिफाइन कर सकते हैं। बट द ओनली थिंग इज व्हाट वी आर गोना डू विद इट, क्योंकि ये हमें कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं देता जो हमें ऑलरेडी मौजूद क्वांटिटीज ना देती हो, जैसे पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। तो इट्स मोर ऑफ अ मैटर ऑफ यूजफुलनेस। रिमेंबर, ये जितनी भी मैथमेटिकल क्वांटिटीज हम डिफाइन करते हैं, मैंने कहा कि ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं एंड दे आर रिलेटेड टू आवर फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है। वेलोसिटी जो है वो एक ऑब्जेक्ट की आप मेजर कर सकते हैं कि बस कितनी वेलोसिटी से जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। अब अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, but what you gonna do with change in acceleration? You don't need that, it doesn't make sense. That's just like कि velocity जो है वो 2 times कितनी चेंज हो रही है, ये velocity का सेकंड डेरिवेटिव कितना चेंज हो रहा है। It doesn't tell us anything new. So you can define it, but it's totally useless for us, and that's why you don't really see it in physics. Okay, that's all for today, and let's see. Let's go with the next lecture then. See you.